आज 26 जनवरी है और इस अवसर पे जीने की राह स्टडी पॉइंट आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग 26 जनवरी के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। वे बहुत सारी अजीब जानकारियाँ जो हमको मालूम नहीं है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। हल्की सी धूप आती है बरसात के बाद, हल्की सी धूप आती है बरसात के बाद, छोटी सी खुशियाँ चाहिए हर बात के बाद, गणतंत्र दिवस मुबारक हो आपको शुभकामनाओं के साथ। ना जियो धर्म के नाम पे ना मरो धर्म के नाम पे, ना जियो धर्म के नाम पे ना मरो धर्म के नाम पे, इंसानियत हो धर्म वतन का, बस मरो वतन के नाम पे, बस मरो वतन के नाम पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी और स्वतंत्रता दिवस दोनों साल झंडा फहराया जाता है, लेकिन दोनों दिन का महत्व क्या है, अलग अलग है। 26 जनवरी को हम झंडा क्यों फहराते हैं और 15 अगस्त को झंडा क्यों फहराते हैं, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है। तो मैं सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, कैसे संविधान बना, कैसे कितनी समितियां गठन हुई, कब संविधान बना, कब स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है, कब संविधान दिवस मनाया जाता है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इस वीडियो के जरिए आपको बता रहा हूं। तो देखिए, 26 जनवरी में और 15 अगस्त में दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि 26 जनवरी को हमारा देश जो है वह गणतंत्र हुआ था। गणतंत्र का मतलब होता है कि हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र वैसे देश को बोलते हैं जिस देश का अपना कोई राष्ट्रपति हो, ठीक है ना। राष्ट्रपति देश का प्रथम व्यक्ति होता है, समझ में आ रहा है ना। तो गणतंत्र वैसे देश को बोलते हैं जिस देश का एक राष्ट्रपति हो, और लोकतंत्र भी वैसे देश को बोलते हैं जिस देश का कोई ना कोई प्रधानमंत्री हो। तो गणतंत्र मतलब राष्ट्रपति और लोकतंत्र मतलब जिस देश का प्रधानमंत्री हो और उस देश में 5 साल पर हर बार चुनाव होता हो, समझ में आ रहा है ना। आपको बता दें कि अमेरिका में सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। तो अमेरिका एक गणतांत्रिक देश है लेकिन लोकतांत्रिक देश नहीं है। या और एक बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अमेरिका का जो चुनाव होता है वह 4 साल पे होता है, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है वह 5 साल में होता है, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, देखिए, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश अंग्रेजों के हाथों पूर्णतः क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था, और 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो हम झंडा फहराते हैं, ठीक है ना, हम झंडा फहराते हैं। कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह कितना साल का होता है, 4 साल का होता है। हमारे यहाँ कितना साल का होता है, तो 5 साल का होता है, ठीक है ना। देखिए, एक चीज़ और जो आपको जानने वाली है, जो हम लोग झंडा फहराते हैं ना 26 जनवरी को और 15 अगस्त को जो झंडा फहराते हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस डिफरेंस को नहीं जानते हैं। वो 15 अगस्त को जैसे झंडा फहराया जाता है वैसे ही वो 26 जनवरी को भी झंडा फहरा देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती हो जाती है। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराने का तरीका होता है और 26 जनवरी को जो झंडा फहराने का तरीका होता है, उन दोनों में अंतर होता है। देखिए, जो 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है उसे फ्लैग होस्टिंग के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? फ्लैग होस्टिंग के नाम से जाना जाता है, यानी ध्वजारोहण उसको बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्वजारोहण बोलते हैं उसको, ध्वजारोहण, ठीक है ना। और जो 26 जनवरी को जो झंडा, ये 15 अगस्त के बारे में बात है, और ये 26 जनवरी को जो झंडा फहराता है उसे फ्लैग अनफलरिंग बोलते हैं, है ना, यानी इसको कहते हैं ध्वज फहराना, ध्वज फहराना, ध्वज फहराना। अब ध्वज लहराना और ध्वजारोहण में क्या अंतर होता है? ध्वज फहराना चाहे ध्वज लहराना एक ही बात होता है, यानी फ्लैग होस्टिंग में और फ्लैग अनफर्लिंग में क्या फर्क होता है, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, जो 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है ना, उसमें झंडा को नीचे बांधा जाता है, और झंडा को नीचे बांध के और रस्सी के सहारे ऊपर ले जाया जाता है, तब खींच के उसको फहराया जाता है, तो उसको ध्वजारोहण कहते हैं। ध्वज रोहण यानी ध्वजारोहण, ध्वज को खींच के ऊपर ले जाना और फिर ध्वज को क्या करना, नीचे खींचना, तो फिर क्या होता है, उसे हम लोग कहते हैं ध्वजारोहण बोलते हैं। समझ में आ गया ना।
तो 15 अगस्त को झंडा जो फहराते हैं उसमें क्या होता है, डोरी के सहारे झंडा नीचे रहता है, झंडा नीचे रहता है, उसको खींच के फिर झंडा को ऊपर ले जाते हैं, फिर खींचते हैं तो झंडा क्या होता है, नीचे फहराया जाता है, उसे ध्वजारोहण कहते हैं, है ना, यानी उसको फ्लैग होस्टिंग के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लेकिन जो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है उसमें झंडा ऊपर होता है, झंडा क्या होता है, ऊपर होता है, बांधा ऊपर ही रखा जाता है, सिर्फ उसको रस्सी के सहारे खींचा नहीं जाता है, सिर्फ उसको खींच के क्या किया जाता है, फहरा दिया जाता है। बात समझ ना, उसे हम लोग कहते हैं फ्लैग अनफर्लिंग बोलते हैं उसको, ठीक है ना, यानी ध्वज फहराना बोलते हैं। समझ में आ गया? मैंने क्या बताया, जो 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसमें झंडा को रस्सी के सहारे ऊपर ले जाया जाता है, तब खींच के फहराया जाता है, तो उसको फ्लैग होस्टिंग कहते हैं, ध्वजारोहण बोलते हैं। और 26 जनवरी को क्या होता है, झंडा ऊपर ही बांधा रहता है, फिर उसको हम खींच के क्या करते हैं, फहराते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैग अनफर्लिंग के नाम से जानते हैं। दोनों में ये मेजर डिफरेंस होता है, इसको आपको याद रखिएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि सुनो, कहने का मतलब ये है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ, लागू हुआ। लेकिन उससे पहले की बातें मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे इतिहास में आप लोग देखिएगा, मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। देखिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश पूर्णतः आजाद हो गया था, लेकिन अंग्रेज बोले कि हम आपको पूर्णतः रूप से छोड़कर तभी जाएंगे जब आप अपने देश का संविधान बना लीजिएगा, यानी अभी आपको देश चलाने का मतलब कि ढंग नहीं है, जब आप अपना संविधान बना लीजिएगा तो हम आपको पूर्णतः छोड़ के चले जाएंगे। समझ में रहे ना? तो देखिए संविधान बना कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन बनाया गया और उसके तहत संविधान निर्माण का कार्य क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। समझ रहे ना? आपको मैं बता रहा हूं कि कैबिनेट मिशन के तहत 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन के तहत, मैंने ये सब टॉपिक लिख दिया कि कोई टॉपिक मुझसे छूटे नहीं, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है ना। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, याद रखिएगा लो, ठीक है ना। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, ठीक है ना। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे, जो कैबिनेट मिशन के तहत बना। कैबिनेट मिशन में 13 समितियों का गठन किया गया, अलग अलग समितियां बनाई गई संविधान को बनाने के लिए, बस समझ रहे ना, जिससे कि संविधान में कोई कमी ना रहे, इसके लिए 13 को समिति का गठन हुआ। कोई अलग अपना काम करता था, कोई अलग अपना गठन, कोई समिति अपना अलग काम को प्रारंभ करती, मतलब शुरू करती थी, कोई अलग, ऐसे करके अलग अलग समितियां बनाई, जिसमें से मेन समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, वो बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे। उनकी विद्वता के बारे में मतलब कि कोई शब्द ही नहीं है, इतना मतलब कि विद्वान आदमी थे कि अगर उनके बारे में बोला जाए तो इतिहास कम पड़ जाएगा, ठीक है ना। उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वो प्रारूप समिति के मेन अध्यक्ष थे, समझ रहे ना। तो ये 13 समितियों में से एक समिति थी प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है ना। बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। फोटो वगैरह में आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा लो। जब कैबिनेट मिशन के तहत 1946 ईस्वी से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लग गए, तो संविधान बनकर टोटली तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर क्या हो चुका था, तैयार हो चुका था। लेकिन अब आप कहिएगा सर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब संविधान बनकर तैयार हो चुका था तो उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्यों लागू हुआ? तो आइए इसके पहले हम थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान क्या हुआ था, बनकर तैयार हो चुका था। तो 26 नवंबर को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से जानते हैं इसको, संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। किसको? 26 नवंबर को, 26 जनवरी को नहीं, 26 नवंबर को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यानी संविधान दिवस मनाते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान पूर्णतः बन के तैयार हो चुका था, बस देरी थी तो इसे लागू करने की। अब लागू क्यों नहीं हो पाया उस दिन, उसके पीछे हम लोग थोड़ा सा इतिहास देखने चलते हैं। देखिए, ब्रिटेन के
उस समय भारत के बहुत सारे उपनिवेश थे, मैंने भारत के कह रहा है, ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, भारत भी उनमें से क्या था, एक उपनिवेश था। ऐसे ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे अलग अलग, ठीक है ना। तो बात ये है अब उपनिवेश क्या कहते हैं और ये डोमिनियन क्या है, ये सब आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को दो चार चीज बता रहा हूँ। देखिए ये उपनिवेश क्या होता है इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए ध्यान से, ब्रिटेन जो था उसका उपनिवेश हमारा देश है, मतलब कि उस समय था, मैंने अभी उस समय की बात कर रहा था। और ब्रिटेन के बहुत सारे उपनिवेश थे, है ना, उसका फ्रांस में भी था, रसिया पर भी था, और बहुत यूरोप पर भी बहुत अलग अलग जगह उसका उपनिवेश था। समझ आ रहा है ना। ये आप देखिए, उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी या डिपेंडेंसी। कहने का मतलब होता है जैसे कि ब्रिटेन है कोई मजबूत देश है, और अगर वह अपने से कमजोर देश पर अपना पूर्णतः आधिपत्य स्थापित कर लेता है, यानी उसके सारे संसाधन, वहाँ के सारे लोगों को अपने इशारे पर नचाता है, तो उसे उस देश की कॉलोनी बोलते हैं, यानी उपनिवेश बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का उपनिवेश भारत रहा है, यानी भारत जो है वह ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत पे शासन करता था, तो वह उपनिवेश यानी भारत की उपनिवेशी कंट्री क्या थी, इंडिया थी। तो उपनिवेश का मतलब होता है कि कोई देश किसी देश के ऊपर पूर्णतः कब्जा करके क्या हुआ है, बैठा हुआ है। बात समझ रहा ना, पूर्णतः कब्जा करके बैठा हुआ है, वहाँ के सारे रिसोर्सेज, वहाँ के सारे लोग, वहाँ के सारी फैक्ट्रियाँ इसके संचालन से चल रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं उपनिवेश, यानी कॉलोनी यानी डिपेंडेंसी। वह देश पूर्णतः उस देश पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। उसके बाद आता है संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टोरेट कहते हैं उसको। संरक्षित राज्य का मतलब होता है कि कोई मजबूत देश अपने से कमजोर देश पर मतलब जैसे कि कोई कमजोर देश है, वह अपना मतलब कि देश चलाने के मतलब कि उतना काबिल नहीं है। कोई कमजोर देश है और एक मजबूत देश है, वह कमजोर देश वाला मतलब कि शासन चलाने के योग्य नहीं है, उतना बढ़िया शासन नहीं चलाता है, तो वह मजबूत देश उससे कहता है कि एक काम करो, तुम अगर अपने देश को पूर्णतः नहीं संभाल सकते तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। वह हेल्प किस मामले में करेगा, तो कहेगा कि मैं तुमको क्या दे रहा हूँ, सेना दे रहा हूँ, अपनी सेना दे रहा हूँ, मैं तुमको सेना दूंगा, है ना, यानी मेरी सेना ही तुम्हारी सेना, तुमको सेना रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विदेशी मामले, जितने भी विदेशी एक्सटर्नल मतलब कि जो काम होंगे वो सब हम संभालेंगे, तुमको संभालने की जरूरत नहीं है। बाकी सभी मामले में तुम क्या रहोगे, तो आज़ाद रहोगे। समझ में आ रहा है ना। तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टोरेट देश बोलते हैं, यानी इसका उस पर संरक्षण है ना, यानी कोई देश अगर उस पर कब्जा करना चाहता है, तो जो देश उसको रक्षा कर रहा है वह उसके साथ आ जाएगा और उससे लड़ाई करेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसको प्रोटेक्टोरेट के नाम से जानते हैं, संरक्षित राज्य कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही बरियार देश है और एक कमजोर देश है, तो कमजोर देश वालों को शासन चलाने का ढंग नहीं है उतना अच्छा तरीका से, तो वह देश है ना, वह देश किसी देश से रक्षा चाहेगा तो वह उसको रक्षा देगा डिफेंस में, विदेशी मामले में, और बाकी वह अपना देश क्या है, आज़ाद है। समझ में आ रहा ना, प्रोटेक्टोरेट समझ में आ गया। अगर कोई वो कमजोर देश पर आक्रमण करता है तो जिसका वो संरक्षित राज्य है उस पर जो है अटैक माना जाता है और उसकी तरफ से वो क्या करता है, लड़ाई करता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये प्रोटेक्टोरेट है, उसकी जमीन को कोई नहीं हड़प सकता है, ठीक है। तीसरा जो सबसे मेन है वो है डोमिनियन एस्टेट। डोमिनियन एस्टेट का मतलब होता है, देखिए जब भी आप भूगोल पढ़िएगा या राजनीति पढ़िएगा, राजनीति में एस्टेट का मतलब होता है देश। राजनीति में एस्टेट का मतलब क्या होता है, देश। अब देश में और राज्य में क्या फर्क होता है, देखिए मैं आपको दो चीज बता रहा हूं, देश में और राज्य में। अगर आपसे कोई कहता है कि देश किसे कहते हैं, व्हाट इज कंट्री, देश कहते किसे हैं, राजनीति में देश को हम लोग स्टेट भी बोल देते हैं। भारत एक राज्य है, इसका मतलब क्या हुआ, भारत एक राज्य थोड़े है, भारत एक देश है, लेकिन राज्य बोला गया है ऐसे, क्योंकि राज्य बोल दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य का मतलब यहाँ पे देश से होगा, न कि स्टेट माना किसी राज्य से होगा। समझ में आ रहा है ना। राज्य मतलब क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए देश किसे कहते हैं, देश किसी भी देश को होने के लिए चार चीजें होनी बहुत जरूरी होती है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। कोई भी देश मतलब कि कहलाने के लिए चार चीजें चाहिए। वह चीजें क्या होती है, एक नंबर
उस देश का अपना क्षेत्रफल होना चाहिए। उस देश का अपना क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। किसी भी देश को देश कहलाने के लिए उसको क्या होना चाहिए? तो क्षेत्रफल होना चाहिए। 2 नंबर, क्षेत्रफल के साथ साथ उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। 3 नंबर, वह देश कब कहलाएगा? देखिए ध्यान से, एक तो उसके पास अपना क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी अपनी जमीन होनी चाहिए। दूसरा, उस देश के पास अपनी जनसंख्या होनी चाहिए, माने किसी भी स्टेट के पास, राज्य के पास देश होने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए। 3 नंबर, शासन चाहिए। 3 नंबर क्या चाहिए? शासन चाहिए, कि कोई ना कोई उस पर शासन करने वाला हो। और चौथा सबसे मेन चीज है, उसको संप्रभुता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता होनी चाहिए, ठीक है ना? संप्रभुता होनी चाहिए। संप्रभुता को हम लोग कहते हैं सोवेरेंटी, है ना? सोवेरेंटी होनी चाहिए, यानी संप्रभुता होनी चाहिए। अब देखिए ये क्या चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कहने का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र को, माने किसी भी एक स्टेट को देश कहलाने के लिए 4 चीजें होनी चाहिए। यानी देश की परिभाषा है कि देश में 4 चीजें होनी चाहिए तो वह देश कहलाएगा। एक तो उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी वह क्या होना चाहिए? उसके पास कुछ जमीन होनी चाहिए। दूसरा कि उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, यानी पॉपुलेशन उसका होना चाहिए। तीसरा, कोई ना कोई शासन करने वाला होना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ी मेन चीज होती है संप्रभुता, सोवेरेंटी होनी चाहिए। अब संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होता है कि वह देश किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, अपना शासन का बागडोर खुद संभालेगा, है ना? किसी से पूछताछ नहीं करेगा। विदेशी मामले, चाहे हथियार रखना, चाहे मतलब कि डिफेंस, कोई भी मामले में यह देश क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अपनी मर्जी से क्या कर सकता है? अपनी मर्जी से अपने फैसले कर सकता है। उसको हम लोग संप्रभुता कहते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है, संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है कि हर मामले में वो क्या है? आजाद है। अपनी सेना रख सकता है, किसी से पूछताछ नहीं करेगा, अपना देश खुद से चला सकता है, खुद पर डिपेंड है। तो उस देश को कहते हैं हम लोग संप्रभुत राज्य। तो भारत एक क्या है? संप्रभुत राज्य है। लेकिन पहले संप्रभुता इसमें इसके पास नहीं थी, समझ ना? भारत पहले अंग्रेजों के हाथ में जब था तब तक डोमिनियन स्टेट था। अब डोमिनियन स्टेट क्या है और आपका सोवेरेंटी क्या है, इसको देखने चलेंगे। देखिए, अभी बिहार से अगर कंपेयर करें हम लोग, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कि आप तुलना करिएगा कि सर बिहार को देश क्यों नहीं कहा जा सकता है, या उत्तर प्रदेश को देश क्यों नहीं कहा जाता, या आसाम को देश क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसमें अंतर क्या होता है? तो देखिए, आपको बताया ना कि देश होने के लिए 4 चीजें चाहिए। एक तो क्षेत्रफल चाहिए, तो बिहार के पास क्षेत्रफल भी है, या उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल भी है। जनसंख्या है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला भी है। शासन भी योगी जी का शासन है, बस समझ रहे ना? तो क्षेत्रफल भी है, जनसंख्या भी है, शासन भी उनका है। लेकिन उनके पास क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। वो चाहेंगे नोटबंदी कराना करा सकते हैं, वो चाहेंगे किसी विदेशी मामले को सलटना तो सलटेंगे, जब सलटेंगे कौन सलटेंगे? मोदी जी सलटेंगे। तो जनसंख्या संप्रभुता किसी भी राज्य के पास नहीं होती है। अगर किसी राज्य के पास संप्रभुता अगर मिल जाती है तो वह क्या बन जाता है? देश बन जाता है। बाकी 3 चीजें तो उसके पास है ही, समझ रहे ना? तो संप्रभुता क्या होती है? खुद से फैसले ले सके, विदेशी मामले संभाल सके, खुद पर डिपेंडेंट हो, है ना? तो उसे क्या कहेंगे? संप्रभुता कहेंगे, सोवेरेंटी कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो आपको हम बता रहे थे कि उपनिवेश बता दिए, संरक्षित राज्य बता दिए, डोमिनियन आप लोग बता रहे हैं, जो बहुत ही खास चीज है। डोमिनियन स्टेट क्या होता है? देखिए, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था पंजाब के लाहौर में, है ना? अभी वह लाहौर पाकिस्तान में है, समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से देखिएगा, हमारा बात पहले थी कहाँ पे हुआ था कि हम झंडा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। तो उस दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब हमारा कानून बनकर तैयार हो चुका था, संविधान बनकर तैयार हो चुका था, तो हमने 2 महीना लेट क्यों किया? क्यों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमने झंडा फहराया? क्या हम इस दिन झंडा नहीं फहरा सकते थे? क्या इस दिन गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता? तो उसके पीछे कारण है। वह कारण क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया। इसको 2 महीना लेट से लागू किया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, है ना? इसके पीछे का कारण है कि 1929 ईस्वी की बात है, ध्यान दीजिएगा, 1929 ईस्वी की बात है, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे
कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे इस तरह कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, जैसे 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में भाग लिए थे। तो उसी तरह 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, जो अभी लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 ईस्वी की बात है, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। तो अंग्रेजों से ये लोग बहुत परेशान हो चुके थे, हमारे भारत के लोग जो थे अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो वो क्या किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि अब ब्रिटेन आज़ादी देगा चाहे नहीं देगा, यानी अंग्रेज आज़ादी देंगे चाहे नहीं आज़ादी देंगे, भाड़ में जाए वो, लेकिन हम अपना आज़ादी क्या करेंगे? मना कर रहेंगे। आज से हम अपना खुद से झंडा फहराएंगे और हमारा देश होगा। समझ आया ना? वो लोग हमारा देश है, तो उन लोगों का अधिकार अब नहीं रहेगा। वो आज़ादी दे चाहे आज़ादी नहीं दे, हम खुद से आज़ादी मनाएंगे, हम खुद से आज़ाद हैं। समझ रहे हैं ना? तो खुद अपना एक मांग कर लिए और अपने मांग के ऊपर उन्होंने डोमिनियन स्टेट का मांग कर दिया। तो डोमिनियन स्टेट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि डोमिनियन स्टेट में हर तरीका से वह देश स्वतंत्र होता है। हर तरीका से वह देश क्या होता है? स्वतंत्र होता है। समझ में आ रहा है ना? विदेशी मामले संभालेगा, कोई फैसला कर सकता है, अपना डिफेंस रख सकता है, हर तरीके से क्या रहेगा? आज़ाद रहेगा डोमिनियन स्टेट में। लेकिन एक छोटा सा मार्का है कि नाम के लिए उसके ऊपर वाला देश रहेगा, बस नाम के लिए सिर्फ रहेगा कि ये काम करो, तुम हर काम करना, लेकिन कह देना कि हम कराए हैं। कहने का मतलब ये है, डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है? हर तरीका से आज़ाद है, वो हर तरीका से आज़ाद है, लेकिन कहेगा कि ये काम करो, तुम कह देना कि हम कराए हैं, बाकी तुम सब काम करो, लेकिन खाली हमारा नाम रख देना। तो नाम के लिए डोमिनियन स्टेट में होता है। तो कितना आदमी को कहता है कि डोमिनियन स्टेट पसंद है, और कोई कितना आदमी कहता है कि मतलब कि वहाँ उस समय की सोवेरेंटी पसंद है। अच्छा कौन है? सोवेरेंटी अच्छा है ना, डोमिनियन स्टेट अच्छा नहीं ना है। फिर भी उस समय क्या कर दिया लोग, भारत के लोग डोमिनियन स्टेट का क्या कर दिया? मांग कर दिया। यानी डोमिनियन स्टेट का मतलब समझ रहे हैं आप लोग ना? हर तरीका हमारा रहेगा, सिर्फ तुम तनी नाम के लिए रहना। तो तभी अंग्रेज कहा कि चलो ठीक है, कुछ दिन खींच खाच के चलाया, तो डोमिनियन स्टेट का मांग कर दिया उस समय। तो एक बार, ठीक है ना, तो क्या हुआ, तो क्या किया? डोमिनियन स्टेट का मांग कर दिया लो। अब आगे देखिए कहानी हुआ क्या। चूंकि हुआ यह कि उस दिन ये लोग बोले कि हम क्या करेंगे, अपना खुद से एक मतलब कि हम खुद से आज़ाद हो जाएंगे। अंग्रेज आज़ाद करे चाहे नहीं करे, हम क्या हो जाएंगे? खुद से आज़ाद हो जाएंगे। तो ये लोग बोला क्या लाहौर अधिवेशन में कि आज 31 दिसंबर है, हम क्या करेंगे, इसके आने वाला लास्ट संडे जो पड़ेगा इस मतलब कि जनवरी में, अब 31 दिसंबर के बाद क्या आएगा? जनवरी। तो जनवरी का जो लास्ट संडे है उस दिन हम लोग क्या करेंगे? झंडा फहरा देंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे और खुद से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे हम लोग। ठीक है, खुद से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, झंडा उस दिन फहराएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि लास्ट संडे जो है 26 जनवरी को पड़ा। यह एक घटना है। अगर 27 जनवरी को संडे पड़ा रहता तो 27 जनवरी होता, 28 जनवरी को संडे पड़ा रहता तो क्या होता? 28 जनवरी होता। तो 26 जनवरी के दिन ये लोग क्या किए? ये लोग 26 जनवरी के दिन क्या किए? झंडा फहरा दिए। कहाँ पे? तो रावी नदी के तट पे। कोई दिक्कत नहीं ना? रावी नदी के तट पे वहां पे ये लोग क्या किए? झंडा फहरा दिए। ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में अधिवेशन हुआ और जस्ट उसके नेक्स्ट संडे को यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, तो मैंने लिख दिया है कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को इन्होंने रावी नदी के तट पे क्या फहराया था? तो झंडा फहराया था और स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 और ये स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है ना? यहां तक बात समझ में आ गया? यहां हुआ क्या, अब ये लोग क्या किए, हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाते गए, हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाते गए लो, यहां तक कि 1946 ईस्वी तक ये लोग क्या मनाए? स्वाधीनता दिवस मनाए थे। 1946 ईस्वी तक क्या मनाए थे? स्वाधीनता दिवस मनाए थे। लेकिन 1947 ईस्वी में तो देश आजाद हो गया। तो अब क्या हुआ, 15 अगस्त को 1947 को झंडा फहराया जाने लगा। लेकिन इतना दिन 26 जनवरी को ये लोग क्या मनाते थे? ये लोग स्वाधीनता दिवस मनाता था लो, और 15 अगस्त को देश आजाद हो गया, अंग्रेज पूर्णतः छोड़ के चला गया।
लेकिन अभी भी अंग्रेज रह गया, क्योंकि बोला कि पूर्णतः छोड़ कर तभी जाएंगे जब अपना संविधान बना लीजिएगा। तो 47 ईस्वी में आज़ाद हो गया भारत, लगा 15 अगस्त को झंडा फहराने, ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया 1946 ईस्वी के तहत कैबिनेट मिशन का गठन हुआ, और गठन के फलस्वरूप क्या होने लगा, तो संविधान बनना शुरू हो गया। संविधान बनना शुरू हो गया। तो एक बात और बताते हैं, उस समय ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन का शासन था हमारे ऊपर, है ना, लेकिन ब्रिटेन में उस समय चुनाव हो रहा था, है ना। तो एक लेबर पार्टी का नेता था जिसका नाम था एटली, है ना, चर्चिल विस्टन कोई एटली नाम का व्यक्ति था, ठीक है ना। वहाँ लेबर पार्टी का वो था, वहाँ पे माने कि अमेरिका में था ना, तो पार्टी थी, तो लेबर पार्टी का वो था एटली, है ना। तो एटली बोला कि अगर हमारी सरकार जो है, अगर हमारी सरकार अमेरिका में बन जाती है ना, तो हम भारत को क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे, भारत को पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो इससे भारतीयों ने भी उसका क्या किया, साथ दिया, और वास्तव में वह जीत गया। तो जीत गया तो अपने यहाँ से वह क्या किया, 3 मंत्री को भेजा, माने 3 अपने कैबिनेट मंत्री को भेजा भारत में संविधान बनाने के लिए। तो वो लोग 1946 ईस्वी में आए। तो वही कहा था कैबिनेट मिशन के तहत, यानी उन्हीं लोगों की देखरेख में भारत का संविधान बनना क्या हुआ, तैयार हुआ। आगे समझ में, संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान के अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अलग अलग देश के संविधान को क्या किया था, उन्होंने पढ़ के क्या किया था, हमारे देश का संविधान क्या किया था, लिखा था, समझ रहे ना। सच्चिदानंद सिन्हा बहुत ही बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उन्होंने अलग अलग देश के संविधान पढ़ के भारत में लाया था। यहाँ तक कि दूसरे देश को भी संविधान बनाना होता था तो सच्चिदानंद सिन्हा की सलाह लेती थी। और एक संविधान के सलाहकार थे BN राव, उनको संविधान का सलाहकार कहा जाता, तो उनके सलाह में यह बनना शुरू हुआ था, ठीक है ना। तो 1946 ईस्वी तक क्या होने लगा था, 1946 ईस्वी तक स्वाधीनता दिवस मनाया गया, 47 में 15 अगस्त आ गया। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी तो ऐसे ही कैसे ही दिन रह गया। अब आप बताइए 26 जनवरी वह दिन उसी तरह था कि नहीं था, उस दिन का महत्व अपना देश भूल सकता है क्या, 15-16 साल अगर जिसको काम को किया गया है, 26 जनवरी के दिन वह दिन इंपॉर्टेंट बन जाता है, हरदम सीने में क्या रहता है, वह दिल रहता है, वह दिन रहता है। अब देखिए एक्चुअली 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इन्होंने कहा भारतवासियों ने, है ना, कि ये काम करते हैं, 26 नवंबर को कोई तो दिन है नहीं, लेकिन 26 जनवरी वह दिन है जिसको हम 15-16 साल से मनाते चले आ रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग 2 महीना रुक जाते हैं, 2 महीना रुक जाएंगे तो 2 महीना के बाद 26 जनवरी यही जाएगा। तो उस दिन हम लोग क्या कर देंगे, संविधान को लागू कर देंगे। अब इतना दिन रुके तो 2 महीना और रुक जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी से ये लोग 2 महीना क्या किए, रुक गए। क्यों रुक गए, कि वह परंपरा जो 26 जनवरी को मनाई जाती थी वह विलुप्त नहीं हो और भारत को वह दिन हमेशा हमेशा के लिए क्या रहे, याद रहे। इसीलिए 2 महीने डिले करके संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, लागू किया गया। यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया। संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, आज 448 हो गए हैं। 8 अनुसूचियाँ थी, आज अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है, क्या हो गई है, तो 12 हो गई है। उस समय जो भाग थे 22 भाग थे, आज 24-25 भाग हो गए हैं, समझ रहे ना। तो संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो अनुच्छेद कितना था, अनुच्छेद था 395, आज 448 के ऊपर हो गया है। यानी अभी भी ABC करके 448 हुआ है, लेकिन अगर पार्ट बाई पार्ट करेगा 395 ही है। अब 395 में भाग 1 का A, भाग 2 का ख, ज ऐसे जोड़ दिया गया है, तो ये ज़्यादा हो गया है। और भाग जो है, भाग 22 भाग है अभी थोड़ा सा बढ़ गए, उस समय 22 भाग थे, अभी बढ़ गए। अनुसूचियाँ कहें, अनुसूचियाँ तो 8 अनुसूचियाँ पहले थी, अब कितनी हो गई हैं, 12 अनुसूचियाँ हो गई है, समझ में आ रहा है ना। और बहुत सारा चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1946 में संविधान बनाने के लिए, 1946 में जो संविधान बनाने का प्रक्रिया शुरू हुआ तो उस समय 389 है ना, 389 व्यक्ति क्या थे, तो संविधान को बनाने में अपना कार्य स्टार्ट किए, समझ में आ रहा ना। 389 व्यक्ति संविधान को बनाने में क्या हो गए, लग गए, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट 1 साल के बाद भारत जो है, मतलब कि पाकिस्तान अलग हो गया और सारे बहुत देश अलग अलग हो गए, है ना। तो
बच गए कितने, 299 व्यक्ति बच गए, क्योंकि और व्यक्ति दूसरे देश में क्या हो गए, चले गए। 1 साल के बाद भारत का विभाजन हो गया 1947 में, तो है ना, 1947 में भारत विभाजन हो गया, मतलब कि भारत आज़ाद हो गया, तो उसके पहले पाकिस्तान अलग बन गया, ये सब अलग अलग राष्ट्र बन गए, तो 299 व्यक्ति बच गए। उसके कुछ दिन के बाद 1985 में 3 साल में जब संविधान बनकर तैयार हो गया, तो मात्र बचे थे कितने, 284 व्यक्ति थे, क्योंकि इनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए थे, समझ में आ रहा है ना। तो ये 284 व्यक्ति का हस्ताक्षर है किस पर, हमारे संविधान पे। संविधान हमारा 13 किलो का लगभग संविधान है, लगभग 13 किलो का संविधान है, जिस पर इतने व्यक्ति का हस्ताक्षर है। महिलाओं की भागीदारी उसमें मात्र 15 महिलाएं उसमें क्या है, शामिल है। तो टोटल 284 में 15 को महिला है, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 15 है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह हमारा देश में संविधान लागू हुआ, और इस तरह हम क्या करते हैं, 26 जनवरी को क्या करते हैं, हम लोग झंडा फहराते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो पूर्णतः इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए कि 26 जनवरी को और 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, आखिर क्या अंतर होता है, ये सब अंतर होता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए, बहुत 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 आप लोगों को शुभकामनाएं 26 जनवरी को लेकर, और मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।